सूरज की पहली किरण ने स्वर्णपुरी के महल के शिखर को चूमा। राजकुमारी आदित्य महल की बालकनी से नीचे देख रही थी। उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो बचपन से थी, जिज्ञासा, साहस और कुछ नया खोजने की ललक। राजकुमारी, नाश्ता तैयार है, सेविका माधवी ने आवाज लगाई। धन्यवाद माधवी, लेकिन आज मैं बाग में खाऊंगी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। स्वर्णपुरी का बाग उसकी पसंदीदा जगह थी। यहाँ फूलों की खुशबू, पक्षियों का गीत और हवा की सरसराहट उसे शांति देती थी। पर आज उसकी नजरें दूर, उत्तर दिशा में छाई धुंध पर टिकी थीं। वह काला वन था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में सभी डरते थे। तभी उसे तेज घुड़सवारी की आवाज सुनाई दी। लीला, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, घोड़े से कूदी और रोते हुए बोली, आदित्य, मेरा भाई राहुल। वो कल रात काला वन की तरफ चला गया और लौटकर नहीं आया। आदित्य का दिल धड़क उठा। उसने लीला के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत, हम उसे ढूंढेंगे। पर कोई काला वन में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहां राक्षस रहता है। लीला की आवाज कांप उठी। राक्षस नहीं, शायद कोई राज छुपा है। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, मैं अभी चलती हूँ। महल के अस्तबल से उसने अपने घोड़े तेजस को तैयार किया। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम अकेले नहीं जा सकती, राजकुमारी। आदित्य ने मुड़कर देखा। एक लंबा, मुखौटा पहने युवक खड़ा था। तुम कौन हो? उसने सावधान होते हुए पूछा। मैं वीर हूँ, और मुझे पता है कि काला वन का रहस्य क्या है, उसने मुखौटा हटाते हुए कहा। आदित्य ने उसकी गंभीर आंखों में देखा। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, चलो, समय बर्बाद मत करो। और इस तरह राजकुमारी आदित्य और वीर की जोड़ी ने काला वन की ओर कदम बढ़ाए। काले वन की सीमा पर पहुंचते ही तेजस ने अपने पैर रोक दिए। घोड़े की आंखों में डर साफ झलक रहा था। डरो मत, तेजस, हमें यह करना ही होगा। आदित्य ने उसकी गर्दन थपथपाई। वीर ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ने का इशारा किया। वन के अंदर का वातावरण अजीब था। पेड़ों की पत्तियां काली थीं, और हवा में एक गंध थी, जले हुए लोहे की तरह। हर कदम पर लगता था, कोई उन्हें देख रहा है। यहाँ कुछ गलत है, वीर ने धीरे से कहा। इस वन की हवा में जादू घुला हुआ है। तुम्हें जादू के बारे में कैसे पता? आदित्य ने पूछा। वीर चुप रहा। उसकी आंखों में एक दर्द छलक उठा, मानो कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं। एक गहरी, कराहती आवाज गूंजी, जाओ, वापस जाओ, यहाँ मृत्यु के सिवा कुछ नहीं है। आदित्य ने तलवार निकाल ली। दिखाओ अपने आप को, हम डरने वाले नहीं। एक विशाल, बोलता हुआ पेड़ उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी छाल पर चेहरे जैसी आकृति थी, और आंखों की जगह दो गहरे गड़रे। तुम मेरी चेतावनी नहीं मानोगी, राजकुमारी। यह वन उनके लिए नहीं है जो सच्चाई सह नहीं सकते। पेड़ ने गुर्राते हुए कहा, हम सच्चाई ढूंढने आए हैं। आदित्य ने दृढ़ता से कहा, एक बच्चा यहाँ गायब हुआ है। क्या तुमने उसे देखा है? पेड़ की शाखाएं खड़खड़ाई। वो लड़का, वो अंधेरे के महल में है, पर तुम वहां नहीं पहुंच पाओगी। रास्ते में तुम्हारी परीक्षा होगी। हम तैयार हैं, वीर ने कहा। पेड़ ने एक लंबी सांस ली, और उसकी जड़ों के बीच से एक रास्ता खुल गया। जाओ, पर याद रखो, इस वन में जो दिखता है वो होता नहीं। रास्ता उन्हें एक झरने के पास ले गया। पानी नीले रंग का था, और उसकी धाराओं में चमकते हुए तारे जैसे दिखाई दे रहे थे। यह कोई साधारण झरना नहीं, वीर ने कहा। इसका पानी जीवन देता है, पर केवल उन्हें जो शुद्ध हृदय के है। तभी झरने के पार एक सुनहरे रंग का हिरन प्रकट हुआ। उसके सींगों पर जगमगाते रत्न जड़े थे, और आंखें समुद्र की तरह नीली। वो देखो, कितना सुंदर है, आदित्य ने हैरानी से कहा।
हिरन ने मीठी आवाज में कहा, राजकुमारी, तुम्हारी नीयत अच्छी है, पर तुम्हारे साथी में छल छुपा है। वीर का चेहरा तंग गया। यह क्या बकवास है? मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। शांत रहो, आदित्य ने कहा। हिरन जी, हमें राहुल को ढूंढना है। क्या आप मदद करेंगे? हिरन ने सिर हिलाया। अंधेरे के महल का रास्ता 3 परीक्षाओं से गुजरता है। पहली परीक्षा तुम पार कर चुके, सत्य का पेड़। दूसरी परीक्षा है छाया के भेड़िए। अचानक झरने का पानी काला हो गया। आसपास की हवा ठंडी पड़ने लगी। वीर ने चिल्लाकर कहा, तैयार हो जाओ। झाड़ियों से काले धुएं जैसे प्राणी निकले। उनकी आंखें लाल और नुकीले दांत चमकते हुए। ये थे छाया के भेड़िए। आदित्य ने तलवार से वार किया, पर वे कत्ते ही फिर से जुड़ जाते। ये भौतिक नहीं है, इन्हें प्रकाश से हराओ, वीर ने चिल्लाया। आदित्य ने अपने गले से एक लॉकेट निकाला, उसकी माँ का दिया हुआ, जिसमें एक जादुई रत्न जड़ा था। रत्न को उसने ऊपर उठाया और एक तेज प्रकाश फैल गया। भेड़िए चीखते हुए गायब हो गए। तुम्हें यह लॉकेट कहाँ से मिला? वीर ने हैरानी से पूछा। मेरी माँ ने दिया था। वो कहती थीं, यह मुझे बुराई से बचाएगा, आदित्य ने कहा। वीर ने लॉकेट को देखा और उसकी आंखों में एक पहचान का भाव उभरा। तभी दूर से एक करुण चीख सुनाई दी। राहुल, वो हो सकता है। आदित्य ने तेजस पर चढ़ते हुए कहा। वीर पीछे रह गया। उसने अपनी जेब से एक टूटा हुआ मेडल निकाला, बिल्कुल आदित्य के लॉकेट जैसा। यह संयोग नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। वीर ने जल्दी से मेडल छुपा लिया और आदित्य के पास पहुंचा। राहुल की चीख की दिशा में दौड़ते हुए वे एक खंडहर हो चुके पुल के सामने रुके। पुल के नीचे गहरी खाई थी, जिसमें काला धुआं उठ रहा था। यह पुल टूटा हुआ है, आदित्य ने चिंतित होते हुए कहा। मैं पहले जाऊंगा, वीर ने कहा। अगर यह मेरा वजन संभाल लेता है, तो तुम आ जाना। वीर धीरे धीरे पुल पर बढ़ा। कुछ कदम चलने के बाद पुल की एक लकड़ी तरकी और वीर का पैर फिसल गया। आदित्य ने झट से उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसने दांत भींचते हुए कहा। वीर को खींचकर ऊपर लाने के बाद आदित्य ने अपना लॉकेट खोला। रत्न से निकली प्रकाश की किरणों ने पुल को जोड़ दिया, जैसे जादू से नया पुल बन गया हो। चलो, अब हम सुरक्षित पार कर सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पार जाकर वे एक विशाल गुफा के सामने खड़े थे। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक शिलालेख खुदा था। जो सत्य की राह पर चलेगा, अंधेरा उसका साथी बनेगा। अंदर प्रवेश करते ही एक बूढ़ी स्त्री, जिसके बाल सफेद और आंखें बंद थीं, उनके सामने प्रकट हुई। मैं मालती हूँ, इस वन की रक्षक। तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूँ, राजकुमारी, उसने कर्कश आवाज में कहा। हमें राहुल चाहिए, आदित्य ने कहा। राहुल तो बस एक मोहरा है, मालती ने खटखटाते हुए कहा। असली लड़ाई तो उस शापित राजकुमार अर्जुन से है, जिसे उसके ही भाई ने धोखे से जादूगर के हाथों बंदी बनवा दिया। वीर का चेहरा फीका पड़ गया। आदित्य ने पूछा, उसका भाई, वो कौन था? मालती ने वीर की ओर इशारा किया। पूछो इससे। यह वीर नहीं, यह अर्जुन का छोटा भाई विक्रम है। वीर ने माथे पर हाथ रखा। हाँ, मैं विक्रम हूँ। मैंने अपने भाई अर्जुन को धोखा दिया था। जादूगर ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं अर्जुन को उसके हवाले कर दूं, तो वो मुझे सत्ता देगा। पर जब अर्जुन को श्राप मिला, तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या गलती की। आदित्य हैरान रह गई। तुमने यह सब क्यों छुपाया? क्योंकि मैं डर गया था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। विक्रम की आंखें नम हो गईं। मैं अर्जुन को बचाने आया हूँ। उस श्राप को तोड़ने का एक ही तरीका है, अर्जुन के लिए किसी का निस्वार्थ बलिदान। मालती ने सिर हिलाया। सही कहा, पर बलिदान देने वाले की जान जाएगी। आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मैं तैयार हूँ। नहीं,
विक्रम चिल्लाया, यह मेरी गलती है, मैं दूंगा बलिदान। तभी गुफा की दीवारें हिलने लगीं। मालती ने कहा, अंधेरे का महल जाग गया है। जाओ, अर्जुन और राहुल वही है। अंधेरे के महल के सिंहासन कक्ष में अर्जुन एक विशालकाय राक्षस का रूप धरे राहुल को पिंजरे में बंद किए हुए था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर जगहजगह आग की लपटें उठ रही थीं। भाई, मुझे माफ कर दो, विक्रम ने कांपते हुए कहा। अर्जुन गर्जा, तूने मुझे धोखा दिया। अब तेरी मौत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। आदित्य ने बीच में आकर कहा, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने अपनी गलती स्वीकार की है। वह तुम्हारे लिए अपनी जान देने को तैयार है। विक्रम ने तलवार उठाई और खुद को मारने के लिए आगे बढ़ा। रुको, अर्जुन की आवाज में दर्द उभरा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। उसी पल आदित्य के लॉकेट और विक्रम के मेडल से तेज प्रकाश निकला। दोनों टुकड़े जुड़कर एक हो गए। मालती की आवाज गूंजी, भाई के प्यार और राजकुमारी की निष्ठा ने श्राप तोड़ दिया। अर्जुन का राक्षसी रूप धीरे धीरे गायब हो गया और एक सुंदर युवक खड़ा हो गया। राहुल का पिंजरा खुल गया। स्वर्णपुरी में खुशियों का त्योहार मन रहा था। आदित्य, अर्जुन, विक्रम और राहुल की वापसी पर पूरा राज्य नाच उठा। अर्जुन ने विक्रम को गले लगाया। अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। विक्रम ने आदित्य की ओर देखा। तुमने न सिर्फ राहुल को बचाया, बल्कि दो भाइयों को भी जोड़ दिया। आदित्य ने बालकनी से लोगों को संबोधित किया। यह जीत अंधेरे पर प्रकाश की नहीं, बल्कि प्रेम और क्षमा की है। काला वन अब स्वर्ण वन बन चुका था, हरियाली और जादू से भरा। और राजकुमारी आदित्य की कहानी इतिहास में, वो राजकुमारी जिसने अंधेरे को चमक से हराया, के नाम से लिखी गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।